जी बेटा, let's start discussing the next one. These topics are actually only for discussion. These are not these are not discussed in a way that we have to write these topics on the board and explaining something like writing on the whiteboard. But if there will be any topic that needs the explanation, I will be using the whiteboard here on your application. But right now, we do not need anything of such sort. ये देखिए कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले तो इस हवाले से जो है ना वो बहुत क्लियर रहना है आपने। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की जो टर्म है, इसमें आपने जिस दिन अगर आप कंफ्यूज करना शुरू हो गए, you will be unable to understand what does it mean, and you will certainly be unable to understand biotechnology. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आप लोगों ने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए जो है जिन ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजेनिक बनाया, जिन ऑर्गेनिजम्स को आपने जो है वो जिन ऑर्गेनिज्म में फॉरेन डीएनए डाला, आप ट्रांसजेनिक छोड़ दीजिए, आपने उनमें फॉरेन डीएनए ऐड किया, आपने जो है वो प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड निकालने के बाद आपने उसमें जीन ऐड किया, उसके बाद फिर वापस उसको बैक्टीरिया को दे दिया। ये सारे लेक्चर पीछे मौजूद हैं। तो ये जितना भी प्रोसीजर है, इस सारे प्रोसीजर में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने बैक्टीरिया को एक फॉरेन डीएनए दिया, यानी वो उसका अपना डीएनए का सेगमेंट नहीं था, बल्कि बाहर से एक डीएनए दिया। तो ऐसे मौके पे फिर आप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? एट दिस टाइम व्हेन यू ऐड अनदर डीएनए फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स, द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या उसको हम बायोटेक्नोलॉजी की बहुत बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, जीनिक मतलब जीन। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई भी जीन ट्रांसफर किया गया हो, कोई भी फॉरेन डीएनए जो है वो उनमें ट्रांसपोर्ट किया गया हो, उसको हम जो है कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पर अब आपके पास जो टॉपिक्स आ रहे हैं, इनमें आप अगर गौर करें, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, फिर उसके बाद ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आगे आते हैं, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये वो वाले ऑर्गेनिज्म अब आप डिस्कस कर रहे हैं विच आर नॉट यूजुअल। ये वो हैं जिनको आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर चुके हैं, ये वो है जिनको आप जो है वो जिनमें आप एक्स्ट्रा डीएनए ऐड कर चुके हैं। अब अलग से डीएनए ऐड करने का किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या मकसद हो सकता है? सीधी सी बात है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में फॉरेन डीएनए ऐड करने का एक ही मकसद हो सकता है, और वो क्या है? उससे प्रोडक्ट लेना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यही चीज अब यहाँ समझेंगे क्या कि एक ऑर्गेनिज्म में हमने बाहर से डीएनए दिया, और जब हमने उसको बाहर से डीएनए दिया है तो उस ऑर्गेनिज्म को बाहर से डीएनए मिलने के बाद वो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या प्रोडक्ट बना रहा है। ये बेसिकली हमारा इस टॉपिक का पूरा थीम है कि हमने उसको कौन सा डीएनए दिया, और अब वो उस डीएनए को इस्तेमाल करते हुए कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है या बनाने जा रहा है, या हम उससे कौन सा प्रोडक्ट बनवाने में कामयाब हो रहे हैं। ये बेसिकली जो है वो हमारा टॉपिक है इस वक्त का, जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑर्गेनिज्म दैट हैव फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम। जब आप किसी को फॉरेन जीन दे देते हैं, उसी में बाहर से डीएनए ऐड कर देते हैं, तो उसको आप जो है वो कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के उनके जरिए हम क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप इस नाम से नहीं जानते, लेकिन ये टर्म आप लोग पढ़ते आए हैं, एंड दिस टर्म इज एक्चुअली बायोरिएक्टर्स। अब ये बायोरिएक्टर्स क्या है? देखिए, बायोरिएक्टर्स और मैट्रिक के फर्मेंटर्स, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। मैट्रिक में आपने पढ़े थे फर्मेंटर्स के, फर्मेंटर्स आर एन इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, या fermenter is a huge container in which we grow bacteria and we obtain our desired product according to their genes। जो भी जीन उनमें ट्रांसपोर्ट किया गया है, according to the transported genes, according to the GMO, we get our products in a fermenter। और fermenter में हमारे पास डिफरेंट किस्म के वो होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि टाइप्स होती हैं, जैसे वो है बैच हैं, कंटिन्यूस फर्मेंटर्स हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ। ये जो फर्मेंटर्स हैं,
इन फर्मेंटर्स को आप बायोरिएक्टर्स का नाम भी देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, बायोरिएक्टर्स का नाम भी दिया जाता है। अगर तो बैक्टीरिया आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, बैक्टीरिया को फर्मेंटर में या बायोरिएक्टर में ग्रो करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, देन इट वुड मीन, व्हाट वुड इट मीन? इट वुड मीन कि वो बैक्टीरिया वहां पर ग्रो करेगा और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल, आप बैक्टीरिया को एक जगह पर ग्रो करते हैं और वहां पे उसको जो है वो कोई एक ऐसा सबस्ट्रेट देते हैं, कोई ऐसा जो है वो एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली ग्रो करता है और अपनी तादाद बढ़ाता चला जाता है। ये जो कैरेक्टर है जिसमें वो अपनी तादाद बढ़ाता चला जाएगा, इस कैरेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो प्रोडक्ट भी आपको देगा जो प्रोडक्ट आप बनवाना चाह रहे हैं। मतलब वो सिर्फ अपनी तादाद नहीं बढ़ाएगा, वो सिर्फ उस सबस्ट्रेट को कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी आपको वो वाला प्रोडक्ट भी साथ के साथ देता जाएगा। अब प्रोडक्ट हम कौन कौन से बनवाते हैं ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये बात बेटा याद रखिए कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टर, वो चीजें, प्रोडक्ट्स देखनी है। Bacteria that normally live on plants and encourage the formation of ice crystals have been changed from frost plus to frost minus bacteria. अब इससे क्या मतलब है? होता क्या है? होता ये है कि प्लांट के ऊपर बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारी स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया किस चीज का जरिया बनते हैं? देखिए, जब एक दफा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता कब आता है? सर्दियों में प्लांट्स को, कि उनके ऊपर और नीचे और सेल्स के अंदर जो है, जो वाटर होता है ना, पत्ते के ऊपर नीचे और सेल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर जो वाटर होता है, दैट बिकम्स अ क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल बन जाता है, बर्फ जम जाती है, फ्रोजन क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम ऐसे बैक्टीरिया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि द प्लांट इज फिल्ड विद बैक्टीरिया, चाहे वो लीफ की अपर एपिडर्मिस हो चाहे लोअर एपिडर्मिस हो, उसके ऊपर बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया। आपने क्या किया? आपने ऐसे बैक्टीरिया बना लिए कि उन बैक्टीरिया के जरिए जो प्लांट की जो पत्ते की सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरिया रह रहे थे, वहां ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करवा लिए जो बैक्टीरिया कभी भी जो सर्दी है, जो इन्वायरमेंट है, जो विंटर है, उसमें उन बैक्टीरिया के अंदर क्रिस्टल नहीं बनता। अब उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जो प्लांट के ऊपर बर्फ की तह जम जाती है ना बैक्टीरिया की वजह से, वो नहीं बन सकती। आपने बैक्टीरिया को इस तरह मॉडिफाई कर दिया कि वो उनका वाटर, वो अपने आप में इस तरह का चेंज लाते हैं कि उनका वाटर आइस क्रिस्टल, उसकी फ्रोजन क्रिस्टल बन नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ, ये मैंने आपको 15 चैप्टर में भी एग्जांपल दी थी। एग्जांपल क्या है कि अगर आप वाटर के अंदर सोल्यूट चेंज कर देना, तो सोल्यूट चेंज होने के साथ साथ वाटर की ये कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है कि वो क्या करे, वो बर्फ बन जाए या वो बॉयल हो जाए। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो आपको दो टेम्परेचर दिए गए हैं, एक फ्रीजिंग टेम्परेचर है और एक बॉइलिंग टेम्परेचर है, ये दोनों टेम्परेचर जो हैं ये प्योर वाटर के। आमतौर पर जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो हो सकता है कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 से कम भी हो या ज्यादा हो, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये प्योर वाटर नहीं होते, इनके अंदर काफी चीजें शामिल होती हैं, खास तौर पे मिनरल्स शामिल होते हैं। और इसी तरीके से फ्रीजिंग वाला मामला। तो प्लांट्स या खासतौर पर बैक्टीरिया क्या करते हैं? भाई ये टेक्निकल बात है। प्लांट्स या खासतौर पे बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपने सेल के अंदर मौजूद जो वाटर है उसको, उसकी सोल्यूट को ऑल्टर कर दो। सोल्यूट ऑल्टर करने का फायदा क्या होता है? सोल्यूट ऑल्टर करने का फायदा ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो उस सोल्यूट को यूं कह लीजिए कि उस सोल्यूट की वजह से वो सेल के अंदर जो मौजूद पानी होता है वो फ्रीज नहीं हो सकता, वो फ्रीज नहीं होता। यही काम अब बैक्टीरिया करना शुरू हो जाए। जब हमने उनको वो जीन दिया जिसके जरिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही पानी उनका क्रिस्टल बनना शुरू हुआ, उन्होंने पानी के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था पानी का वो चेंज हो गया। और फ्रीजिंग टेम्परेचर चेंज हो जाने की वजह से जो प्लांट के ऊपर जो एक बर्फ की तह जम जाती है वो जमने से रह गई, वो नहीं जम सकी, और उसका फायदा ऑब्वियसली प्लांट्स को है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ऑल्सो bacterium that normally colonizes the roots of corn plants has now endowed with genes that code for an insect toxin. अब फर्ज कर लें कि आपको रूट नोड्यूल्स का तो पता ही है, मैं एक रिमाइंड करवाता हूँ। आपने डिफरेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स पढ़े हुए या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में आपने पढ़े हुए हैं लाइकेंस
आपने पढ़े हुए हैं माइकोराइजा, और तीसरे नंबर पे आपने पढ़े हुए रूट नोड्यूल्स। लाइकेंस और माइकोराइजा तो फंजाई से रिलेटेड, लेकिन जो रूट नोड्यूल्स हैं उनका ताल्लुक किससे है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया प्लांट की रूट्स में रह रहे होते हैं, और इनका पर्पस क्या होता है जी, किसी को याद है? प्लांट की रूट्स में रहने वाले बैक्टीरिया का क्या पर्पस होता है? प्लांट की रूट में रहने वाले बैक्टीरिया का पर्पस होता है नाइट्रोजन फिक्स करके देना, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देना, ये पर्पस होता है प्लांट की रूट्स में रहने वाले बैक्टीरिया का। अब प्लांट की रूट्स में बहुत से वो भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और वो आकर क्या करना शुरू कर देते हैं? वो रूट को कुरे देना शुरू कर देते हैं, रूट को खाना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट स्क्रैचिंग द रूट्स एंड स्पॉइल द प्लांट। प्लांट का बेड़ा गर्क हो जाता है जब एक दफा उसकी रूट को स्क्रैच कर दिया जाता है, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। अब ये जो फिनोमिना है जिसमें प्लांट की रूट को खुरचा जाता है, कुरेदा जाता है, इसमें प्लांट जो है वो खराब हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट्स में रह रहे हैं उनको एक ऐसा जीन दे देते हैं कि वो टॉक्सिन बनाना शुरू कर देते हैं। टॉक्सिन, जहर। वो टॉक्सिन जो है वो उन इंसेक्ट्स के लिए बड़ा डेंजरस होता है, और वो इंसेक्ट्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे आपको क्या पता लग रहा है यहाँ पर कि वो टॉक्सिन जो है वो उन इंसेक्ट्स के लिए, उन पेस्ट्स के लिए वो जहरीला था, और अब वो टॉक्सिन जो है वो उसकी वजह से बैक्टीरिया किल होना शुरू हो, सॉरी इंसेक्ट्स किल होना शुरू हो गए हैं, और प्लांट्स को फायदा ही फायदा है। अब यहाँ पर जीएमओ कौन है? बैक्टीरिया, लेकिन टारगेट कौन है? इंसेक्ट्स, जो कि टॉक्सिन खाते हैं, उन बैक्टीरिया के टॉक्सिन खाते हैं, और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। ये इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द टॉक्सिन। उसके बाद बैक्टीरिया कैन बी, ये देखिए, बैक्टीरिया को के जरिए आप पोल्यूटेंट्स को भी डिग्रेड कर सकते हैं। कोई ऐसा पोल्यूटेंट जो पानी में आ गया है, नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया में बी इंजीनियर्ड टू डू इवन अ बेटर जॉब फॉर क्लीनिंग अप बीचेस आफ्टर ऑयल स्पिल्स। डिफरेंट जो वो जगह जहां पर ऑयल गिर जाता है बहरी जहाजों से, ऐसी जगहों से आप क्या करते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर, अब तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है कि बैक्टीरिया को इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है कि वो जो बैक्टीरिया हैं वो उस जगह पर जो ऑयल गिरा होता है वो फौरी तौर पर उस ऑयल को तोड़कर मीथेन में या कार्बन डाइऑक्साइड में या किसी भी चीज में चेंज करके उसको वहां से एनवायरनमेंट से रिमूव कर देते हैं, ताकि वहां की जो एक्वाटिक लाइफ है उसको नुकसान ना हो। ये बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है अभी आजकल। अब जो है वो अगर ये ऑयल स्पिलेज हो जाए तो ये काम जो है वो बहुत बखूबी से अंजाम दिया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद आ जाइए जी, मजीद क्या है? बायोफिल्टर्स के तौर पर भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। बायोफिल्टर क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो छत में एक डक्ट है, आपने वो सेंट्रल कूलिंग का मैकेनिज्म तो पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि आप छत पे लगा देते हैं बहुत बड़ा सारा एयर कूलर, लगा लें डेजर्ट कूलर कह लें उसको, या आप उसको कह लें कि आप पंखा लगा दें छत के ऊपर, और वहां से आप एक डक्ट निकालते हैं। वो जो डक्ट होती है वो बिल्डिंग के अंदर जाती है और आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जब ये डक्ट ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो हवा सारे उसमें डिवाइड होना शुरू हो जाती है, पूरी बिल्डिंग में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो डक्ट्स होती है इनमें एक प्रॉब्लम होता है, बारिश और ह्यूमिड एयर की वजह से, जो हब्स ज्यादा जो होती है एयर, इसकी वजह से इस डक्ट के अंदर क्या जमना शुरू हो जाते हैं? फंजाई आना शुरू हो जाती है। इस डक्ट के अंदर जो है वो फंगस जमना शुरू हो जाती है। फंगस जो है वो काफी ज्यादा इनको अब और दूसरा, इसके जरिए स्पोर्स बिल्डिंग के अंदर आ सकते हैं, वैसे शायद ना आए, लेकिन इसके जरिए जो स्पोर्स वगैरह हैं, जो डस्ट है, वो आ सकती है बिल्डिंग के अंदर। आप और कई फिल्टर के साथ साथ बैक्टीरिया को एज ए फिल्टर यूज करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो एयर को फिल्टर कर सकते हैं, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ चिपका सकते हैं। ऐसा मटेरियल यूज करेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो एयर को फ्री कर देंगे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जेंस एटसेट्रा। ये जो है वो इसको कहते हैं कि ये एक तरीका बायोफिल्टर के तौर पे। दे कैन आल्सो रिमूव सल्फर फ्रॉम कोल टू क्लीन अप टॉक्सिक वेस्ट डंप्स। ऐसा ना हो कि आपको ऐसी वेस्ट आपकी हो कि जो जमीन में जाए या पानी में जाए और वो बेड़ा गर्क कर दे वहां की एक्वाटिक लाइफ का। तो उससे पहले आप क्या करते हैं? उन वेस्ट को क्लीन करते हैं, उन वेस्ट को साफ करते हैं, ताकि वो वेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा उस जगह से रिमूव हो सके। One such strain was given genes that allowed it to clean up level toxin would have killed other strains. ठीक है। These bacteria were given suicide genes that caused them to self-destruct when the job had done. एक
तरह से यूकैरियोट्स में जिस तरह अपोप्टोसिस होती है ना, उस तरह के जीन्स इनको दे दिए गए। उन जीन्स का क्या फायदा हुआ? उन जीन्स का फायदा ये हुआ कि ये जो उन जीन्स का फायदा ये हुआ कि जैसे ही इन बैक्टीरिया ने अपना काम कर लिया, खत्म कर लिया, डन कर लिया, उसके बाद ये इन्होंने खुदकुशी कर खत्म हो गई। जस्ट लाइक अपोप्टोसिस, ये अपने आप को खत्म कर लेते हैं ये बैक्टीरिया, और मजीद जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका फायदा ही है कि अगर ये बैक्टीरिया मजीद ग्रो नहीं भी करते तो इसका फायदा ही है कि ये जो जितने भी बैक्टीरिया होंगे ये ज्यादा कोई वो नहीं परेशानी कॉज नहीं कर सकेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट्स को तबाह नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को तबाह करेंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिक। अच्छा जी, उसके बाद है कि आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं जी, ऑर्गेनिक केमिकल्स आर ऑफन सिंथेसाइज्ड। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताइए। सर बैक्टीरिया एज अ बायोफिल्टर कैसे काम करते हैं, वो दोबारा रिपीट कर दें। ऐसे बायोफिल्टर इस तरह से है ना कि अगर आपके फॉर एग्जांपल एक वेंट है, वेंट कहते हैं वो जगह जहां से कमरे की या बिल्डिंग की हवा बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है। अगर आपने जो है वो हवा को, फॉर एग्जांपल चले इसको मजीद टेक्निकल एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो अपना जो एफ्लुएंट स्मोक है, मतलब उनका स्मोक ऐसा है कि वो उन्होंने रिलीज करना है एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो स्मोक ऐसा होता है कि वो बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उस स्मोक को यूज नहीं किया जा सकता। अब वो स्मोक जो है, उस स्मोक को जब ये बाहर निकालते हैं ना उसमें हवा में, ठीक है, आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, फैक्ट्रीज के ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, वो स्मोक बेसिकली बाय प्रोडक्ट है, वो किसी काम की चीज नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट में निकालते हैं। वो बहुत ही जहरीला होता है, बहुत ही डेंजरस होता है स्मोक। ऐसे स्मोक को खत्म करने के लिए क्या, ऐसे स्मोक के जहरीलेपन को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उस स्मोक के रास्ते में डिफरेंट फिल्टर्स लगाते हैं ताकि उसमें से जो जो प्रोडक्ट टॉक्सिक है वो रिमूव होता जाए, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि आपके फिल्टर्स ऐसे होते हैं कि वो उन टॉक्सिन्स को रिमूव करते रहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे वेस्ट होते हो कि जो बैक्टीरिया के बगैर रिमूव ना हो सकते, वो धुआं गुजर रहा है, बैक्टीरिया उस धुएं के ऊपर ही जो चीज होगी उसको अपने साथ चिपका लेंगे, या यूं कह लीजिए कि जो भी चीजें उस स्मोक के अंदर होंगी वो बैक्टीरिया के साथ चिपक जाएंगी, बैक्टीरिया उन चीजों को एज ए फूड यूज कर लेंगे और वो धुआं क्लीन होके चिमनी से बाहर चला जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है इसमें जो बेसिक चीज है वो ये है कि जो चीजें, चाहे वो एयर हो चाहे वो स्मोक हो, उनकी फिल्ट्रेशन में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और खासतौर पर बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं। ये है उसका जी। क्लियर होगा जिशान? यस सर। जी, और कोई सवाल बेटा? अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी बड़े मजे के मैंने असल में ये आपसे यहाँ पर इसलिए रुका कि आगे बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अक्सर देखा होगा शुगर पेशेंट्स को डिफरेंट स्वीटेक्स नाम की कोई चीज खाते हुए, कैंड्रिल नाम की कोई चीज खाते हुए, और इस तरह से आर्टिफिशियल शुगर्स नाम की कोई चीज खाते हुए आपने अक्सर शुगर पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को देखा होगा। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, जो कैंड्रिल में डाले जाते हैं, स्वीटेक्स में डाले जाते हैं, या डाइट कोक में डाले जाते हैं, ये जो सारे होते हैं, इनमें जो बेसिक चीज होती है वो क्या होती है? इनमें एक ऐसा स्वीटनर होता है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। आमतौर पे हम स्वीटनर के नाम से सिर्फ किसको जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कि आपने ग्लूकोज खा लिया, फ्रुक्टोज खा ली, सुक्रोज खा ली, सिर्फ यही स्वीटनर्स है, सिर्फ इन्हीं से हम जो है वो मिठास पैदा कर सकते हैं। नहीं, कुछ अमाइनो एसिड्स भी ऐसे होते हैं कि जिनके जरिए हम मिठास पैदा कर सकते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका ये होता है कि ये फिर वो डायबिटीज कॉज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब आप एक दफा बैक्टीरिया से ये अमाइनो एसिड बनवाते हैं ना, तो ये अमाइनो एसिड मिठास तो पैदा करते हैं लेकिन ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट नहीं बढ़ाते, क्योंकि जाहिर है अमाइनो एसिड है। तो जब ये ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट नहीं बढ़ाते तो फिर ये आपके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मुफीद हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसिंग फेनाइलएलेनीन, एन ऑर्गेनिक केमिकल नीडेड टू मेक एस्पार्टेम। अब ये एस्पार्टेम वो है जो कैंड्रिल में होता है। डाइपेप्टाइड स्वीटनर, डाइपेप्टाइड 2 अमाइनो एसिड्स का स्वीटनर है,
नट्रा स्वीट जो है ये भी एक प्रोडक्ट होता है, नट्रा स्वीट जो मार्केट में मौजूद है। दे आइसोलेटेड ऑल्टर्ड एंड हाँ जी, they isolated, altered and formed a vector for the appropriate gene so that various bacteria could be genetically engineered to produce phenylalanine। अब ये प्रोडक्ट आप हासिल कर रहे हैं, उससे आप बना रहे हैं एस्पार्टेम, और एस्पार्टेम आप मार्केट में भेज रहे हैं ताकि आपके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो बजाय ग्लूकोज और फ्रुक्टोज खाने के वो क्या खा लें, वो ये अमीनो एसिड खा लें एज ए स्वीटनर, ताकि वो जो ग्लूकोज का मसला है वो भी सॉल्व हो जाए और जो डायबिटीज का इशू है वो भी सॉल्व हो जाए। ये सारा कुछ जो है वो बैक्टीरिया के जरिए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बैक्टीरिया के जरिए इनको जो है वो जो मसला है वो शुगर वाला वो हल कर सकते हैं कि शुगर पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज ना जाए, अमाइनो एसिड चला जाए, वो फर्क नहीं पड़ता। आगे आ जाइए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं कि जाहिर सी बात है कि जिनके अंदर फॉरेन डीएनए ट्रांसफर हुआ हुआ है, वो प्लांट वो ट्रांसजेनिक वो प्लांट्स जो कि इनको आप कहते हैं कि जिनके अंदर आप ऐसा जीन इंसर्ट कर दें कि वो अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल आप ऐसे प्लांट्स बना लेते हैं कि जिनके अंदर सर्दी से बचने का मैकेनिज्म होता है। आप ऐसे प्लांट्स बना लेते हैं जो जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आप ऐसे प्लांट्स बना लेते हैं जो इंसेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी पेस्ट आके उन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है तो वो टॉक्सिन के जरिए उस पेस्ट को, उस इंसेक्ट को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो बताया गया है ना, वो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इससे पहले आपने जो है वो ये चीज नहीं पढ़ी। वो क्या है कि हाउ टू मेक अ प्लांट सेल ट्रांसजेनिक। आपने इससे पहले जो है वो जरूर पढ़ा है आपने, जो बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक कैसे बनाते हैं वो तो आप पढ़ चुके हुए हैं। वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो तो पढ़ लिया आपने, लेकिन प्लांट को कैसे बनाते हैं ये है वो पॉइंट जो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लांट सेल को ट्रांसजेनिक बनाना या प्लांट सेल को जीएमओ बनाना वो कैसे पॉसिबल है। सबसे पहली बात बेटा ये है कि आपको जो प्लांट है उसको क्या करते हैं, प्लांट सेल को जिसको जीएमओ बनाना होता है, जिस प्लांट सेल में आपने जीन ट्रांसफर करना होता है, जो टारगेट सेल होता है आपका, उसको आप एक कंटेनर में रखते हैं और उसी कंटेनर में वो जीन भी डालना होता है आपने, जो जीन आपने प्लांट सेल को देना है, यानी जो आपने प्लांट सेल से प्रोड्यूस करवाना है ना, वो जीन यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट, और वो सेल जिसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना है, उन दोनों को आप एक मीडियम में रखते हैं और सेल को आप देते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स, मतलब जस्ट लाइक अ टॉर्चर, आप जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक्स के जरिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें हो जाते हैं पोर्स, बड़े ही मुनासिब हल्के से इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, उससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें हो जाते हैं पोर्स, और वो जो जीन होता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो उन पोर्स के जरिए सेल में एंटर हो जाता है, प्लांट सेल में। अब ये पोर्स रिपेयर हो सकते हैं या नहीं बेटा, ये रिपेयरेबल पोर्स होते हैं, ये वो पोर्स होते हैं जिनको रिपेयर किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात को समअप करें कि अगर आप प्लांट सेल को इलेक्ट्रिक शॉक्स दें तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाएंगे, और जो उस मीडियम में मौजूद डीएनए होगा वो डीएनए उन पोर्स के जरिए सेल के अंदर जा सकेगा। तो ये तरीका है प्लांट सेल को जीएमओ बनाने का। इस तरीके से काफी कुछ किया गया है। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ऊपर कीजिएगा, द इलेक्ट्रिक करंट मेक्स टाइनी सेल्फ सीलिंग होल्स। ठीक है, यहाँ पे ये तरीका है। इसके बाद जी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आपको जो है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक आपको ये तरीका, इस बात का जवाब दिया गया है कि प्लांट सेल को ट्रांसजेनिक कैसे बनाना। उसके बाद देखिए लिखा हुआ, फॉरेन जीन्स ट्रांसफर्ड टू कॉटन, कॉर्न एंड पोटैटो स्ट्रेन्स हैव मेड दीस प्लांट रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स। पेस्ट रेजिस्टेंट आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंसेक्ट टॉक्सिन बना रहे हैं। ये सोयाबीन्स में क्या है, सोयाबीन्स हैव मेड रेजिस्टेंट टू कॉमन हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड क्या होते हैं, आप ये जो जड़ी बूटियां होती हैं जो फसलों के साथ उगाती हैं, फसलों के साथ जड़ी बूटी उगाती है। अब उस जड़ी बूटी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, वो जड़ी बूटी प्लांट के हिस्से का जो ओरिजिनल मिनरल्स होते हैं और वाटर वगैरह होता है, वो जड़ी बूटियां वो कम कर देती हैं, वो जड़ी बूटियां उन मिनरल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, अब वो जो जड़ी बूटियां उन मिनरल्स को नुकसान पहुंचाती हैं,
उन जड़ी बूटियों से क्या होता है कि वो आपकी फसल को जो है वो भी तबाह करती है, वो आपकी फसल के लिए जो आने वाला प्रोडक्ट है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। कोई फर्टिलाइजर है या कोई नाइट्रोजन है, वो बजाय मेन पौधे को जो आप ग्रो करना चाह रहे हैं उस पौधे को मिलने के बजाय जड़ी बूटी को मिलना शुरू हो जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं। हर्बिसाइड का स्प्रे करने से क्या होता है कि वो जड़ी बूटियां मर जाती है, लेकिन वो हर्बिसाइड का स्प्रे जो है वो प्लांट को भी नुकसान पहुंचाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्लांट तो प्लांट है, वो चाहे हर्ब हो चाहे वो दूसरा प्लांट हो जो आप ग्रो करना चाह रहे हैं, प्लांट तो प्लांट होता है। अब उसमें फिर क्या होता है कि आप फिर ऐसे जीन्स ऐड करते हैं, जैसे सोयाबीन है उसमें ऐसे जीन ऐड करते हैं जो उसको हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट बना देता है। यानी उस हर्बिसाइड, उस केमिकल का नुकसान उस जड़ी बूटी को तो होगा, लेकिन जो फसल आप ग्रो करना चाह रहे हैं उसको नहीं होगा, क्योंकि आपने जीन ऐसा दिया है कि वो फसल खराब नहीं हो रही, वो फसल उस हर्बिसाइड को रेजिस्ट करने की सलाहियत रखती है। आगे आ जाइए, कॉर्न्स को भी आपने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाया। फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वर प्लांटेड ऑन मोर देन 7 acres वर्ल्डवाइड एंड द acreage इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल अबाउट 5 years। इस तरह की इंप्रूवमेंट जो है वो मुस्तकिल आ रही हैं। आगे देखिए एग्री बिजनेस में क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आगे से आगे जब आप बढ़ रहे हैं तो आपकी जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लोब पर ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हम क्या ऐसे चेंजेस ला रहे हैं कि जैसे अब आगे आने वाले सालों में, क्योंकि ये बुक जो है ये बहुत पुरानी है, तो 2020 तक उन्होंने क्या सोचा, किस तरह के इंतजाम करने चाहिए, 2015 में क्या चीज़ आपको डेवलप करनी चाहिए प्लांट्स के अंदर कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड पूरी कर सके। तो हम देखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं। स्टोमेटा could be altered, जो गार्ड सेल्स है, स्टोमेटा नहीं बल्कि गार्ड सेल्स could be altered to boost carbon dioxide intake और cut down water loss। मतलब या तो उसमें से वाटर लॉस कम हो या कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक ज्यादा हो, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा बने। तो ये काफी अच्छा जो है वो एक काफी अच्छी सोच है। Another possible goal is to increase efficiency of enzyme Rubisco which captures CO2 in most plants। एफिशिएंसी इंक्रीज कर दें, एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करेगी। अच्छा, उसके बाद है C4 साइकिल, एक साइकिल होता है जो कि डार्क साइकिल से थोड़ा सा ऑल्टरनेट होता है, ठीक है, तो वो एफिशिएंट होता है बहुत। अच्छा जी, उसके बाद आइए, अनलाइक द सिंगल जीन ट्रांसफर दैट हैव बीन डन सो फार, दिस मॉडिफिकेशन वुड रिक्वायर थॉरो री-इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट सेल। अब ये बड़ी मुसीबत है। देखिए आमतौर पे जब आप बैक्टीरिया से कोई प्रोडक्ट बनवा रहे थे ना, तो बैक्टीरिया को आप दे रहे थे एक जीन और बैक्टीरिया आपका वो प्रोडक्ट बना के आपको दे देता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके जो ये जितने भी प्रोडक्ट आपने बनवाने, और खास तौर पर आपने जो है वो रुबिस्को को चेंज करना है। रुबिस्को जो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, उसको चेंज करना है। रुबिस्को चेंज करने के लिए आपको सिर्फ एक जीन नहीं देना पड़ेगा, वो आपको पूरी री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी जीन्स की। जितने जीन्स मिलकर रुबिस्को बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं, उन तमाम जीन्स को अल्टर करना पड़ेगा। ये वो चीज है जिसकी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो सुस्त हो जाती है, कि इतनी थॉरो इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। एक प्रोटीन है वो 4 जीन से बन रही है, अब आपको चारों जीन्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपना मतलब हासिल करने के लिए। एक और वीड है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाती है, और आपको पता है कि ऐसे प्लास्टिक बन रहे हैं आजकल, इस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं, और वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो हैं वो प्लांट्स के जरिए बनाए जा रहे हैं। ये एक और बेहतरीन तरीका है। इसके बाद आ जाइए, प्लांट्स आर बीइंग इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ह्यूमन हार्मोन्स बना रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। किसी को हीमोफीलिया है तो उसमें क्लॉटिंग नहीं होती, तो आप क्लॉटिंग फैक्टर्स बनवाते हैं प्लांट से, एंटीबॉडीज बनवाते हैं सीड्स में। फिर एक जो मकई से आप एक एंटीबॉडी बनवा रहे हैं जो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आपके सामने हैं। इसमें हम सबसे बेसिकली क्या, सबसे असल बात क्या है, असल बात ये है कि आप अपने काम की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं या वो भी बनवाते हैं, और प्लांट को उनके फायदे का मतलब सर्वाइवल के जीन्स भी देते हैं, कि प्लांट ना सर्दी में वो प्लांट खत्म हो, ना ही जो है वो प्लांट्स जो हैं
उनको कोई इंसेक्ट नुकसान पहुंचा सके, ना ही कोई पेस्ट या कोई और बैक्टीरिया, तो आप उनको जीन देते हैं। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाना है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी ऑलमोस्ट यही टेक्निक है कि या तो आप एनिमल सेल को शॉक्स दें, इलेक्ट्रिक शॉक्स। जब आप एनिमल सेल को इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं तो उसमें की उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोर्स हो जाते हैं और वो भी जीन पिक कर लेते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स। लेकिन एनिमल सेल को जीन पिक करने के जो है वो एक और तरीका है उसका। वो क्या है, आप एनिमल सेल एक उसमें डालें, कंटेनर में डालें और उस कंटेनर में सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स रख दें। ये देखिए लिखा हुआ सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स, बहुत माइक्रोस्कोपिक नीडल्स होती है। अब आपने एनिमल सेल को एक कंटेनर में रखा, उसके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स भी रख दी। अब आप उसको वॉर्टेक्स करेंगे। वॉर्टेक्स का मतलब होता है आप उसको जो है वो बहुत तेजी से अपने एक्सिस के लिए घुमाएंगे, बहुत तेजी से। वो सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकराएंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स कर देंगे। उन पोर्स के जरिए हम अपना डिजायर्ड जीन एनिमल सेल को पहुंचा सकते हैं। और एनिमल सेल को उन पोर्स के जरिए जब हम अपना डिजायर्ड जीन पहुंचाएंगे तो हम अपना प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्ब्रियो है, एक जाइगोट है, आप उस जाइगोट को जो है वो डाल देते हैं एक कंटेनर में और उसको इसके साथ रख देते हैं सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स के साथ, ठीक है। अब आप जाइगोट और सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स को वॉर्टेक्स करते हैं, बहुत तेजी से घुमाते हैं। वो सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स जाइगोट में सुराख कर देती हैं। जाइगोट में सुराख करती हैं तो आप जीन देते हैं। वो जीन अगर जाइगोट पिक कर लेता है तो वो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और ऐसा प्रोडक्ट आमतौर पर फिर आप मिल्क से हासिल कर सकते हैं। फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके मिल्क से हासिल कर सकते हैं, मैमल से। ये एक तरीका है कि पहले देखिए, अगर तो आपने ट्रांसजेनिक बनाना है ना, अगर तो आपने प्रोडक्ट हासिल करना है, फिर आपको अपना जीन जाइगोट को देना पड़ेगा, ना कि यंग ऑर्गेनिजम्स को। नहीं, उसको नहीं दे सकते आप, आपको अपना जीन जाइगोट को देना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, आप सिलिकॉन कार्बाइड के जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सुराख करते हैं और अपना जीन आप दे देते हैं जाइगोट। ये तरीका होता है, जाइगोट को जीन देना पड़ता है। और जाइगोट को जीन देने के बाद जब वो ऑर्गेनिज्म पूरा पैदा होता है, उसके बाद वो एक टाइम पे आके आपका प्रोडक्ट बनाना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेक टाइनी होल थ्रू विद द डीएनए कैन एंटर। अच्छा जी, एग्स जब फर्टिलाइज किए जाते हैं, इस टेक्निक से क्या क्या कुछ किया जा सकता है। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। अब बोवाइन जो है ये क्या है, बोवाइन नाम यूज होता है बफेलोज के लिए, ठीक है। बफेलोज हैं, इसी तरीके से भैंसे, गाय भैंसे जितनी भी होती है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग फिश को भी क्या फिश जो है उनके जरिए भी आप काम ले रहे हैं। जैसे आप डिफरेंट तरह के ह्यूमन हार्मोन्स वगैरह बना लेते हैं, आप एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो फिश के जरिए भी ये काम हो रहा है, ठीक है। ये काम किन में होता है, गौर कीजिएगा। ये काम हो रहा है जीन फार्मिंग, एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें अब जाइगोट को, ये देखिए, ह्यूमन जीन आपने एग में डाला और होस्ट के अंदर उसकी फर्टिलाइजेशन कह रहा हूँ, आपने होस्ट के अंदर उसकी डेवलपमेंट करवाई, ठीक है। होस्ट के अंदर आपने उसकी डेवलपमेंट करवाई। पहले आपने एग को ह्यूमन जीन दिया, फिर आपने उसकी डेवलपमेंट कराई, ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक और काम करते हैं, आप कई जीन्स पकड़ते हैं, ठीक है, और उनको कई ऑर्गेनिजम्स में इंजेक्ट कर देते हैं और आपके पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और वो आपका प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जीन फार्मिंग कहलाती है कि आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से अपना प्रोडक्ट बनवाना शुरू कर देते हैं। एक का एग इंजीनियर किया, वापस दे दिया, दूसरे का एग इंजीनियर किया, वापस दे दिया, तीसरे का एग इंजीनियर किया, वापस दे दिया। ये सारा कुछ जो है वो, अब आप यहाँ इस डायग्राम में गौर कीजिए नजरा के, वो कहता है कि पहले आपने इसको ट्रांसजेनिक बनाया। अच्छा, अब ये जो ट्रांसजेनिक है बेटा, इसके एग में आपने जीन डाला था, ठीक हो गया। इसके एग में जीन डाला था, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि एग में अगर जीन मौजूद है तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म में होगा। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका कोई भी सेल ले लेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी सेल लेंगे और इसका कोई भी सेल ले लेने के बाद आप जो है वो इन सेल्स का न्यूक्लियस, ये देखिए, इन सेल्स के न्यूक्लियस निकाल लेंगे
और उनको एग्स में डाल लेंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैंने आपको क्लोनिंग बताई थी कि आपने एग्स पकड़े, एग्स के न्यूक्लियस रिमूव कर दिए और उसमें वो वाला न्यूक्लियस डाल दिया जो डिजायर्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, डिजायर्ड न्यूक्लियस। आपने क्या किया, आपने पहले किया इंजीनियर इसको, इस वाले को इंजीनियर किया, ठीक है, इसको इंजीनियर करने के बाद अब आपने जो है वो इसी के सेल पकड़े और इनके न्यूक्लियाई निकाल के आप एक एक एग में डालते हैं। अब 3 एग्स हैं, 3 एग्स को आप 3 गोट्स में डाल दीजिए, वो तीनों गोट्स एक एक आपका जो है वो डिजायर्ड जो ऑर्गेनिज्म होगी वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक क्लोन बनाने के बाद इस काबिल होते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म को जीएमओ बनाने के बाद इस काबिल होते हैं कि आप उसी के स्किन सेल पकड़ें, उनका न्यूक्लियस निकालें, एग का न्यूक्लियस निकालें, जो आपने गोट के स्किन सेल लिए हैं उनके न्यूक्लियस को एग के न्यूक्लियस की जगह रखते हैं और उसको ग्रो करवाएं, वो आपका प्रोडक्ट बनना शुरू कर देंगे। आगे जब पैदा होंगे तो आपका प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। जी बेटा।